पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े सहयोगी संगठनों को गृह मंत्रालय ने किया गैर कानूनी संगठन किया घोषित। सभी संगठनों पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। राज्यों को प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का मिला अधिकार। प्रतिबंध का सभी तबकों ने किया स्वागत। लता मंगेशकर जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे के उद्घाटन के अवसर पर देंगे विशेष वीडियो संदेश। सरयू नदी के तट पर 7.9 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया चौराहा, लगाई गई 11 मीटर की विशाल वीणा। शहीद भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया विधिवत नामकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की थी नामकरण की घोषणा। दिल्ली सरकार की शराब नीति मामले में एक और गिरफ्तारी। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को उसके घर से किया गिरफ्तार। इसके पहले सीबीआई ने इस मामले में कारोबारी विजय नायर को किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 लोग हादसे में हुए घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेल सुलिवन की विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष और उसके नतीजों, इंडो पैसिफिक स्थिति, दक्षिण एशिया और खाड़ी मसले पर हुई चर्चा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में आज। T20 विश्व कप से पहले भारत के लिए यह सीरीज अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि विभिन्न मामलों की जांच ये साबित हुआ है कि पीएफआई और इसके काडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इसके काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहां तक कि इनके काडर ने आईएसआईएस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई का संपर्क प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन से भी रहा है, तो इसके कई सदस्य पहले से प्रतिबंधित संगठन सिमी के भी सदस्य रहे हैं। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन हवाला और अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं। इससे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने और उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। इतना ही नहीं, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पीएफआई समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इससे पहले हाल ही में एनआईए और ईडी ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की थी, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद हुए थे, तो संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और काडर को गिरफ्तार भी किया गया था। कल ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह ताकत दी गई है कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगी पाबंदी के बाद नई दिल्ली स्थित संगठन के मुख्यालय के आसपास पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों व अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी संगठन के कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर कहा है कि भारत में देश विरोधी नारे लगाने वालों की कोई जगह नहीं है। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले की सराहना की है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उसके अनुषांगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है। यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत किया है। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि विभाजनकारी कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ाई से पेश आया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि पीएफआई का समर्थन करने वाले नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। इनका सहयोग तंत्र, समर्थन तंत्र, इनके सहयोग में जो लोग उठे थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, उनके बैकग्राउंड की भी छानबीन होनी चाहिए। इनके धन कहां से आए, अलावा जिन जिन स्रोत इनके पास पैसे आए हैं, इनका प्रमुख ये कहना है कि हवाला से और सदस्यता शुल्क से आते हैं, लेकिन सदस्यता शुल्क से सैकड़ों करोड़ नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये पता लगाना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके पास इतनी बड़ी धनराशि कहां से आई। और आइए अब सीधे आपको बता दें कि जी किशन रेड्डी एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या हलचल वहां पर हो रही है। ये गीत सबसे गुनगुनाता है और हर विशेष कार्यक्रम में ये गाना गाते हैं। हर गीत को जीवंत के रूप देना लता दीदी का एक जादूगारी था। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, उनका प्रेरणा से और लता दीदी का जन्म जयंती पर उनका चरणों को नमन करते हुए ये आज लता स्मृति चौक के नाम पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इनका आयोजन किया है, लोकार्पण भी हुआ है। मैं एक सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज लता दीदी को ये सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित किया गया। किसी भी महापुरुष का याद में बनाए गए कोई भी स्मारक हमें उन महा व्यक्तियों के जीवन की बार बार याद दिलाते हैं। वैसा ही लता स्मृति चौक अयोध्या में आने वाले करोड़ों यात्रिकों को लता दीदी का याद दिलाएंगे। आज के बाद लता स्मृति चौक के रूप में बनी हुई विराट वीणा लाखों कलाकारों को अपने सपने के पूरा करने के लिए जरूर प्रेरणा देंगे। ये प्रेरणा स्रोत होगा। यहाँ आने वाले यात्री जब इस चौक से गुजारेंगे, वो लता दीदी के गीत, गजल और भजन जरूर गुनगाने रहेंगे। लता दीदी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। ना सिर्फ उनकी आवाज और उनके गीत हमें उनके प्रति आकर्षित करते हैं, उनके बचपन का भी संघर्ष हमें प्रेरणा देती है। लता मंगेशकर दीदी
13 वर्ष आयु में जब उनके पिता का देहांत हो गए तो घर में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, मगर लता दीदी ने उन समस्याओं का सामना करते हुए 13 वर्ष की उम्र में घर में बड़े होने के फर्ज उन्होंने हिम्मत के साथ निभाया। जब लता दीदी का उम्र पढ़ने और खेलने की होती थी, पर परिवारों के पालन पोषण का भी जिम्मेदारी लता दीदी ने जिम्मेदारी निभाया। और हम सब जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत करने वाली लता दीदी की यात्रा दुनिया भर के जनता का दिल जीतने हुए भारत का उन्नत पुरस्कार भारत रत्न तक पहुंचा है। आज यह भी कहने का गर्व है कि सबसे अधिक लगभग 30,000 गीत, भजन, गजल लता दीदी ने गाना गाकर लोकार्पण किया है। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, सिर्फ हिंदी नहीं है, अलग अलग भाषाओं में हजारों गाना गाए हैं। मैं तेलुगु भाषा के प्रांत से आता हूं, दक्षिण से आता हूं, मेरा मातृभाषा तेलुगु है। लता दीदी तेलुगु में भी उन्होंने कई गीत गाए हैं, अभी भी तेलुगु में हम सुनते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर मुझे पिछले वर्ष इसी स्थान पर दीपावली पर अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला था। यह भी एक संयोग है कि इस वर्ष नवरात्रि में भी इस पवित्र दिनों में श्री योगी महाराज जी के आदेश पर मुझे इस पवित्र धरती पर अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला है। यह समय है देवी पूजा का और उपासना का समय है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के दिशा में काम कर रहे हैं। हम अपने प्राचीन विरासत का विश्व की डेस्टिनेशन रूप देने का दिशा में पूरे सरकार, उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। और देश की, दुनिया के करोड़ों लोगों की अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन के लिए बेचैन है, क्योंकि आज देश में लाखों करोड़ों का स्वप्न का ये राम मंदिर भव्य निर्माण का साकार होने वाला है। हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर प्रांत में, हर देश में सभी हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं का ये भव्य मंदिर के लिए और रामालाल का दर्शन के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद करोड़ों करोड़ हिंदू आने के लिए तैयार कर रहे हैं अभी से। कुछ लोग स्पेशल ट्रेन से आने वाले हैं। विदेशों से मैं अमेरिका गया था, अमेरिका लोग बोलते हैं हिंदू लोग हम स्पेशल फ्लाइट से सीधा अयोध्या जाएंगे। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कार्यक्रम शुरुआत किया है। ऐसा ही आज भारत ने अपने आजाद के 75 वर्ष पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर बात करते हुए आज भारत का विरासत को हम आगे ले जाने के लिए आदेश दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर महेंद्रू से कई राउंड की पूछताछ की थी। नई आबकारी नीति को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए थे। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। और वहीं सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया है।
विजय नायर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। विजय नायर को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। विजय नायर को साजिश, कार्टेलाइजेशन और चुने हुए लाइसेंस के लिए गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि विजय नायर के माध्यम से एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें विजय नायर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के नाम थे। उधर लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 8 लोगों की मौत और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बस और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना होने से 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य युद्ध स्तर पर कराने व घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष और इसके नतीजों, हिंद प्रशांत स्थिति, दक्षिण एशिया पर चर्चा की। उन्होंने वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में भारत ने मजबूत व्यापारिक संबंधों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन टकाचेंको से मुलाकात की। एस जयशंकर और जस्टिन टकाचेंको के बीच प्रशांत द्वीप समूह के साथ चल रहे सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में सहयोग के कदमों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने बार बार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस संघर्ष को हल करने की आवश्यकता का आह्वान किया है। The trajectory of the Ukraine conflict is a matter of profound concern for the international community. India has repeatedly called for an immediate cessation of hostilities and the need to resolve the ongoing conflict through dialogue and diplomacy. This was also stated unequivocally by Prime Minister Modi during his meeting with President Putin in the sidelines of the recent SCO summit in Tashkent. We firmly believe that the global order should be anchored on international law, the UN Charter, and respect for the sovereignty and the territorial integrity of states. और आइए फिर से अयोध्या का रुख करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर साम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण
के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर संबोधित कर रहे थे। सीधा रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान रहा, एमएलए भी रहे और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता की सेवा की है, ईमानदार सरकार, विकास से जुड़ी हुई कार्यक्रम और हिमाचल प्रदेश का होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए माननीय हर्ष महाजन जी ने आज निर्णय लिया कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से देश और विश्व में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व की सराहना हो रही है, तारीफ हो रही है, उन सब विषयों के साथ इन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आगे काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड की तरह एक नया इतिहास रचने जा रहा है। लगातार एक सरकार 2 बार सरकार में रहे, जनता की सेवा करे, ये उत्तराखंड ने और पहाड़ी राज्यों में साधारणतः हम सबकी धारणा रहती थी कि भाई एक बार एक सरकार आएगी, दूसरी बार दूसरी सरकार, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहां पे विकास कार्य हुए, अमन शांति रही, अच्छे सरकार चली, उसके मद्देनजर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता का सेवा करने का मौका दिया। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की जनता भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताकर जनता की सेवा करने का अवसर देगी। उस कड़ी में, उस मुहिम में योगदान और समर्थन और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज श्री हर्ष महाजन जी का मैं पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उनको आमंत्रण करता हूं कि वो भी हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। मंच पे सभी वरिष्ठ बीजेपी के लीडर्स और प्रेस के बंधुओं, लगभग 45 साल मेरे को कांग्रेस में हो गए। मैं NSUS से भर्ती हुआ था। स्टेट यूथ कांग्रेस का इंडिया में सबसे लंबा टेन्योर था मेरा, 10 साल, और नेशनल लेवल पे भी बहुत कमेटियों में काम किया और स्टेट लेवल पे भी 3 दफ़ा इलेक्शन भी जीता, कोई इलेक्शन नहीं हारा, मिनिस्टर रहा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा, AICC की जितनी कमेटियाँ थी, कोई ICC मेंबर, कोई स्टेट इलेक्शन कमेटी, कोई स्क्रीनिंग कमेटी, सबका मेंबर रहा। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहाँ थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत।
तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइज़र भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं, जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूँ, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहाँ काम करते हुए। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, आपका पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था। तो लेकिन वहाँ अब वीरभद्र जिंगे के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। चुटपुट नेता, चुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फील्डम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ, तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी पे लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियाँ ही वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं, उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों कि अगली इलेक्शन आने वाली है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, अच्छे मार्जिन से करेगी। एक पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष थे पवन काजल, वो चले गए। वो तो इलेक्शन लड़ते थे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था, सिर्फ मैनेजमेंट करता था, ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था। मेरे को इलेक्शन से हटाने वाले भी राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो बोलते थे कि तूने सिर्फ स्टेट की इलेक्शन देखनी है और मैनेजमेंट करनी है। पर लेकिन हमारी स्टेट से नड्डा जी हैं, हमारे वी आर प्राउड ऑफ हिम। एंड सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी इस वक्त भारतवर्ष के अकेले लीडर ऐसे हैं जो पूरे भारत को एक ही माला में परोएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़ा लंबा अरसा कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाया है और इसी हित में लिए मोदी जी को मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयूष गोयल जी का, हमारे संगठन के सारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का और आपका कि मुझे ये मौका मिला। धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हर्ष महाजन जी इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर उनसे मिलने जाएंगे, तो आप लोग भी वहाँ पर आमंत्रित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। इसमें आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के जो सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के थे उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन की है। हर्ष महाजन उनका नाम है और वो तमाम बड़े पदों पर काबिज थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे और ऐसे में अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा जब इनसे बातचीत हुई और जो इन्होंने जब ये संबोधित कर रहे थे मीडिया को, तो साफ तौर पर हर्ष महाजन ने कहा है कि लीडर लेस कांग्रेस हो चुकी है और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस में परिवारवाद हावी है ये भी बात कही है, तो यहां पर उन्होंने बड़ा निशाना भी साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में जो
सरकार है वो दोबारा से रिपीट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो एक सशक्त नेतृत्व है और उसी के अंतर्गत भारी मात्रा के अंतर से वो यहां पर आती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की स्थितियां हैं वो और ज्यादा अब कांग्रेस पार्टी को कमजोर करती जा रही हैं, क्योंकि जितने भी सीनियर लीडर हमने देखे हैं अभी बीते कुछ दिनों में, बड़े बड़े नाम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और ऐसे में अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां से, क्योंकि ये सीनियर लीडर रहे हैं और ये काफी करीबी भी वीरभद्र सिंह के माने जाते थे, और आपको यह भी बता दें कि तमाम जो बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी में वहां पर प्रदेश में लिए गए हैं वो इनके द्वारा लिए गए हैं। हालांकि इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की अपनी जो नीतियां हैं उसके चलते वो आगे नहीं आ पाई और अब जाकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का यहां पर दामन थामा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट जो हम आपसे साझा कर रहे थे, और इसके अलावा आपको बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण थी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनको यहां पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एनएसई को लोकेशन घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन और पूर्व सीओओ आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दी है। कोर्ट ने सीबीआई जांच के मामले में दोनों को जमानत दी है। दोनों के खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस मामले में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें से 3 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी की अदालत से जारी विवादित परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल 2 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हलफनामा दाखिल करना है। साथ ही एएसआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 डिमोनेटाइजेशन नीति के खिलाफ याचिकाओं के मामले में कोर्ट की संविधान पीठ 12 अक्टूबर को पहले ये तय करेगी कि साल 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता पर सुनवाई की अब जरूरत भी है या नहीं। केंद्र सरकार का कहना है कि अब इस सुनवाई का कोई व्यवहारिक मतलब नहीं रह गया है, ये सिर्फ एकेडमिक विषय रह गया है। जस्टिस गवई ने कहा है कि कोर्ट के पास पहले ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। 16 दिसंबर 2016 को यह मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन बेंच का गठन अब तक नहीं हो पाया था। इस मसले पर आज संविधान पीठ ने पहली बार सुनवाई की। राजस्थान में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में पैदा हुए संकट के बीच पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासन समिति के सचिव और राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने इन नेताओं को नोटिस जारी करके कहा है कि इन नेताओं ने कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में जाने की बजाय अपने निवास पर समान अंतर बैठक कराकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है। इससे पहले पार्टी पर्यवेक्षकों ने घोर अनुशासनहीनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी तीनों नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इस बीच सचिन पायलट के आज कांग्रेस आलाकमान से वो मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे 224 करोड़ रुपए की लागत से एक पर्यटन स्थल और धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। नवरात्र के पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थान का दौरा कर यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए थे। 224 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर के बन जाने के बाद मां गंगा के तट से विधान तक सीधा रास्ता हो जाएगा, जो पूरी तरह से वैसा ही होगा जैसा वाराणसी में काशी विश्वनाथ से गंगा तक का है। विकास कार्यों को देखकर नवरात्र मेले में आने वाले श्रद्धालु उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। वहीं श्रद्धालु मंदिरों में मां से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने पहुंच गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
देश के हर एक क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की छठा ही निराली होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है तो गुजरात में दांडिया महोत्सव अपनी ही छठा बिखेरता है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि में आज दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है। उनकी असीम कृपा से हर किसी का जीवन वीरता और विनम्रता से सुशोभित हो, यही प्रार्थना है। और वहीं भगत सिंह की 115वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं शहीद भगत सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका साहस हमें बहुत प्रेरित करता है। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। और भगत सिंह की 115वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में कहा कि भारत की स्वाधीनता और सुनहरे कल के लिए हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर देने वाले अमर शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं। देशभक्ति, साहस व राष्ट्र समर्पण की मिसाल, उनका जीवन युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा देता रहेगा। और वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शहीद भगत सिंह जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मां भारती के अमर सपूत शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र को मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। अमर बलिदानी भगत सिंह जी ने वीरता की एक ऐसी मिसाल दी है जो युगों युगों तक युवाओं को प्रेरित करेगी। भगत सिंह जी की जयंती से पूर्व चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक वीडियो भी साझा किया। जब बचपन में मैंने खेतों में बंदूक बोई तो उस वक्त सरदार उधम सिंह के किस्सों का जोश था, लेकिन आजादी की लड़ाई में जाने का मन उस वक्त हुआ जब स्कूल से जलियांवाला बाग पहुंचा, जहां लाशों से पटी भूमि थी। उस दिन रक्त से सनी भूमि को देख आजादी के साथ फेरे ले लिए और सोच लिया जिंदगी की आखिरी सांस भी देश की आजादी को चली जाए तो भी धन्य हो जाऊं। उस सुबह आजाद जी से बहस हो गई कि असेंबली तो मैं जाऊंगा चाहे जो हो जाए, और साथ हो लिए राजगुरु। असेंबली में बम फेंकना किसी की मौत का कारण न था, वो कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत के बंद पड़े कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। हुआ भी वही और देश में आजादी की नई लहर दौड़ पड़ी। जब फांसी पर चढ़ रहा था तो जेल के अंदर तो इंकलाब जिंदाबाद का शोर था, लेकिन मन में महामौन कि देश के काम मेरी आखिरी सांस आ गई। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। मेरी सोच थी आजाद भारत, स्वर्णिम भारत। आगे बढ़ते हैं। कुलगाम मुठभेड़ पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि कुलगाम जिले में 24 घंटों के अंदर 2 एनकाउंटर हुए हैं। पहले एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था। दूसरे एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 लोकल आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को और बढ़ाया जा रहा है। पिछले 24 घंटा में कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में 2 एनकाउंटर हुआ है, पहले बटपोरा में और कल अवरटू में। तो पहला एनकाउंटर में एक जैश मोहम्मद का पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया था जो काफी से एक्टिव था और बहुत सारे टेरर क्राइम में इन्वॉल्व था। और कल भी 2 लोकल जैश मोहम्मद के टेररिस्ट मारे गए। तो 24 घंटा में 3 टेररिस्ट मार गए। ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के अच्छी बात है और ऑपरेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और 15 दिन के बाद मान लीजिए 15 अक्टूबर तक जितने फॉलिएज कम हो जाएगा, जो एप्पल्स ऑर्चर्ड है पत्ते झड़ जाएंगे तो विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, फिर हम लोग ऑपरेशन को और तेजी लाएंगे। और वहीं भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना 28 सितंबर 1827 को हुई थी। आज रेजिमेंट अपना 196वां स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं एडीजीपीआई भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में आर्टिलरी रेजिमेंट का दमखम दिखाया गया है। 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास आज दुनिया के आधुनिकतम हथियार हैं। रेजिमेंट के स्थापना दिवस को गनर्स डे के तौर पर भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि अयोध्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लता मंगेशकर जी के चौराहे का वहां पर जो उद्घाटन है वो वहां पर होने वाला है और ऐसे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम सबकी श्रद्धेय और स्नेह मूर्ति लता दीदी का जन्मदिन है। आज संयोग से नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूति होती है। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला वही लाभ उनके सूरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास